नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु के बारे में। आज मैं पार्ट 4 लेके आया हूं धातु और अधातु का, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं बिना समय गवाए वीडियो शुरू करता हूं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो बिंदु मैं समझाने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्रिया बताऊंगा आपको। धातु की क्रिया धातु लवण से करनी है हमें। धातु की क्रिया धातु लवण से करनी। मान लीजिए धातु X मान लेते हैं और धातु लवण को Y मान लेते हैं। जब धातु की क्रिया धातु लवण से होगी तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या बनेगा? X का लवण बनेगा। किसका लवण बनेगा? X का लवण। X का लवण बनेगा। और दूसरी बात, धातु Y बाहर निकल जाएगा। धातु Y क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। इसको एक शॉर्ट लाइन है, इसको आप समझ लीजिए कि जब धातु की क्रिया धातु लवण से करते हैं, धातु को अगर X माना है और धातु लवण को अगर Y माना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो X का लवण बनेगा। ये जो X है यहां पर आ जाएगा और इसका लवण का निर्माण हो जाएगा। और ये जो धातु Y है, ये धातु Y क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अब देखिए, इसको उदाहरण की तरह समझते हैं। जैसे धातु में लेता हूं Fe और ये धातु लवण है कॉपर सल्फेट। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो FeCu के स्थान पर आ जाएगा, तो FeSO4 बनेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। सेकंड और लेता हूं मैं, जैसे जिंक लेता हूं, इसकी क्रिया करवाता हूं वही कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा? जिंक कॉपर के स्थान पर आ जाएगा, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया मैंने आपको बताई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए, Fe ने Cu को क्यों निकाला, जिंक ने Cu को क्यों निकाला, ये आप समझिए। इसलिए कि ध्यान दीजिए, Fe जो होता है Cu से ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा तेज अभिक्रिया करता है। इस कारण से Fe Cu को हटा देगा और Fe Cu की जगह चला जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से Cu से ज्यादा तेज जिंक भी होता है, तो जिंक Cu के स्थान पर आ जाएगा कॉपर के स्थान पर, और कॉपर को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, मैं क्रियाशीलता का क्रम लिख देता हूं। क्रियाशीलता का क्रम, इसको समझ लीजिए। क्रियाशीलता का क्रम, कौन कितना तेज होता है अभिक्रिया करने में, इसको समझिए। तो मैं लिख देता हूं क्रियाशीलता का क्रम, तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम। मैं अवरोही क्रम में लिख रहा हूं। अवरोही का मतलब ये है बड़े से छोटा, मतलब जो ज्यादा तेज अभिक्रिया करता है वो ऊपर और जो सबसे कम अभिक्रिया करता है वो सबसे नीचे। तो ये क्रियाशीलता का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। मैं लिख देता हूं, जैसे सोडियम सबसे तेज, उसके पोटेशियम फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड Pb, H हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी Hg, सिल्वर ए अर्जेंटम और सोना Au। तो सबसे कम अभिक्रिया कौन कर रहा है यहां पर? एक तो सिल्वर कर रहा है और दूसरा कौन कर रहा है अभिक्रिया कम? गोल्ड कर रहा है। सोना सबसे कम अभिक्रिया कर रहा है। सबसे तेज अभिक्रिया करने वाले ऊपर तीनों देखिए, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जिसमें पोटेशियम सबसे तेज अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है। अब आप देखिए, Fe ने Cu को क्यों निकाला? क्योंकि Fe Cu से पहले आ रहा है। देखिए, Fe Cu नीचे है और Fe ऊपर है, तो Fe ज्यादा क्रियाशील होगा, इस कारण इसको बाहर निकाल देगा। इसी तरह देखिए जिंक, देखिए जिंक Cu से बहुत पहले आ रहा है। जिंक देखिए, जिंक Cu से बहुत पहले आ रहा है, तो जिंक भी क्या करेगा? Cu को बाहर निकाल देगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर आउट हो जाएगा। तो ये क्रियाशीलता के क्रम के कारण होता है। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो जो कम क्रियाशील होता है, तो ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां पर अभिक्रियाओं को मैं थोड़ा चेंज कर दूं। मान लो मैं कॉपर ले लूं, ये मैंने कॉपर लिया और कॉपर लेने के बाद मैंने Fe सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का विलयन से क्रिया करवा दी। FeSO4 से अगर इसकी क्रिया करवाऊं, तो देखिए कॉपर की क्रिया अगर FeSO4 से करवाऊं तो ये क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Cu जो होता है वो कम क्रियाशील होता है और Fe क्या होता है? ज्यादा क्रियाशील होता है। देखिए Cu क्या है? कम क्रियाशील है और Fe क्या है? ये ज्यादा क्रियाशील है, ये लवण के साथ है, इसलिए Cu Fe से क्रिया नहीं कर पाएगा और Fe को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ये अभिक्रिया नहीं होगी। सेकंड चलते हैं हम, ये वाला कॉपर बाहर ले लेते हैं जैसे, और ये जिंक सल्फेट ले लेता हूं।
तो यहां पर भी ऐसे होगा, कॉपर जिंक से क्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, और जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इसके कारण तो ये कॉपर इससे क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अभिक्रिया भी क्या होगी, नहीं होगी स्टूडेंट। तो आपको ये साथीगण ये समझ में आ गया होगा, टॉपिक मैंने आपको जो बिंदु बताया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आगे चलते हम कुछ नए बिंदु हम समझते हैं, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक सारे बिंदु याद आसानी से हो जाए। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको हटा देता हूं। हम आज पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इसके पहले जितने भी पार्ट बनाए गए हैं सभी वीडियो स्टूडेंट्स आप जरूर देख लें, ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक इनको कहा जाता है वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक, ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें आयन पाए जाते हैं, प्लस और माइनस जो आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आयनिक यौगिक। अब आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं? जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। याद रखें, धातु व अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और आयनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है, उन आयनिक यौगिकों में जो बंध पाया जाता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है। आयनिक यौगिकों में जो बंध पाया जाता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध कहते हैं। यह लाइन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है कि आयनिक यौगिक किससे बनते हैं? धातु और धातु आपस में क्रिया करते हैं तो आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। और आयनिक यौगिकों में जो बंध पाया जाता है उस बंध को क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से समझेंगे। तो मैं कुछ धातुओं के उदाहरण लिखता हूं, जैसे मान लो मैं धातुओं के उदाहरण लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको आप समझिए। जैसे सोडियम लिख देता हूं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, ये सब धातु है। और अधातु भी लिख देता हूं, कुछ अधातु, जैसे लिख देता हूं मैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये धातु है। तो ये धातु, इन धातु की क्रिया जब अधातु से होती है तो क्या बनते हैं? आयनिक यौगिक बनते हैं। और आयनिक यौगिक में कौन से बंध पाए जाते हैं? आयनिक बंध पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको धातु और अधातु की क्रिया करके बताऊंगा किस तरह से वो बनते हैं आयनिक बंध, इनको आप समझिएगा। तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। माना कोई धातु लेता हूं, जैसे मैं सोडियम लेता हूं, क्या लेता हूं? सोडियम। और मैं अधातु लेता हूं, जैसे क्लोरीन, यह धातु है और ये धातु है। और मैं जिस आयनिक यौगिक का निर्माण कर रहा हूं उसका नाम है NaCl, नमक। NaCl को बनाना, नमक बनाएंगे हम। कैसे बनेगा नमक के यौगिक? आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं वो समझिएगा आप। तो ये धातु क्या है? सोडियम। और यह धातु है क्लोरीन। सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 नंबर होता है। 9th में पढ़े होंगे आपने परमाणु क्रमांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब देखिए आप क्या होने वाला है। जैसे सोडियम है, ये लिखता हूं सोडियम। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, धातु इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं।
धातु और अधातु इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना और लेने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि धातु चाहता है कि अपनी अंतिम क्लास में अष्टक को पूरा करे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे होने चाहिए। उसी तरह अधातु भी चाहता है कि मेरे अंतिम क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, यानी कि अष्टक पूरा होना चाहिए। इस कारण से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब वो देखिए कैसे है, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो ये सोडियम मैंने लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, जैसे मैं 2 8 11 है, पहली क्लास में 2 आता है, जैसे पहली क्लास के एल, ये आपने 9th में पढ़ा है क्लास है, पहली क्लास में 2, दूसरी क्लास में 8 एम, अंतिम क्लास में 1 बचा, 1 यहां आ जाएगा। अब देखिए सोडियम क्या कर रहा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो अंतिम क्लास में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि अंतिम क्लास में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो Na+ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Na+। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने लिख दिया। तो 2 8 और 1 यहां से निकलने से अब इसके क्या बन गए, 2 और 8 बन गए, 1 यहां से क्या हो गया, आउट हो गया, बाहर निकल गया। अंतिम क्लास में कितने बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। इसी तरह से क्लोरीन की बात करते हैं, वही लिखता हूं मैं KLMN लिख देता हूं। अब ये क्लोरीन लिखता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने क्लोरीन। अब क्या है क्लोरीन, इसके अंतिम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम क्लास में, अब इसको 8 करने के लिए 1 की जरूरत पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो मैं यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। तो जैसे +1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये बन जाएगा Cl-, क्या बन जाएगा, ये Cl- बन जाएगा। और यहां हो जाएगा 2 8 और 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, अब 8 लिख देंगे। तो इस तरह से इसके अंतिम क्लास में भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8, और इसके अंतिम क्लास में भी एक निकालने से इसके अंतिम क्लास में भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देखिए नमक बना कैसे, अगर ये निकालेगा तो ये ग्रहण करेगा, क्योंकि ये 1 निकाल रहा है और ये 1 ले रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतिम क्लास से ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और ये अंतिम क्लास से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। यानी ये अगर यहां से निकलेगा तो ये जाएगा किसके पास, 8 करने के लिए इसके पास जाएगा, तो इसके अंतिम क्लास में कितने हो जाएंगे, 8। इस तरह से NaCl यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो इसको समझिए कैसे, मैं लिखता हूं Na, ये Na लिखा मैंने, इसके अंतिम क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मैं 1 डॉट लगा देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन लिख दिया। इसके अंतिम क्लास में कितने, 7, तो 7 को मैं थोड़ा स्टार से बता दूंगा ताकि अपन कंफ्यूज ना हो, ये 7, ये लिख दिया मैंने। अब इसके अंतिम क्लास में 7 है और इसके अंतिम क्लास में कितने हैं, 1। ये 1 को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो निकालने से ये किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, क्यों क्लोरीन को 1 की जरूरत है। तो देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है, Na से Na+ बन जाएगा, तो ये Na+ बन गया। और दूसरी बात, ये Cl है, ये Cl लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां आ गया, तो यहां लिख दूंगा। और ये क्या बन गया, माइनस, ये माइनस का निशान, ये प्लस का निशान। इस तरह से NaCl का निर्माण आसानी से हमारे सामने हो जाएगा। नमक यानी कि आयनिक यौगिक है, ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। और इस आयनिक यौगिक में जो बंध पाया जाता है, मान लो ये नमक है Na और ये Cl, इसके बीच में जो बंध पाया जाता है, जो बॉन्डिंग पाई जाती है, बहुत मजबूत बंध होता है, और इस बंध को कहा जाता है आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध कहा जाता है। इस बंध को क्या बोला जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है। और याद रखें आयनिक यौगिकों का दूसरा नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक यौगिक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसलिए इन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। इस तरह साथीगण मैंने आपको आज NaCl के बारे में बताया, किस तरह से NaCl का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अगले लेक्चर में आऊंगा मैं और भी उदाहरण लेके आऊंगा, उनको निर्माण में मैं समझाऊंगा, आयनिक यौगिकों के निर्माण आपके सामने रखूंगा और समझाऊंगा अच्छे से। तो आज के लिए साथीगण इतना ही। और जो भी लोग इस चैनल पर, राकेश पूर्विया चैनल पर नए आए हैं, तो तुरंत इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार ही कहता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।